गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा जी को उनकी जयंती पर जो है वो ट्रिब्यूट्स पे किए हैं। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट भी थे, लॉयर भी थे। आपको पता होगा उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी लंदन में। इंडिया हाउस बनाया था ताकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आके डिस्कशंस कर सकें, इंडिया की आज़ादी के बारे में बात कर सकें। एक जर्नल भी चलाई थी उन्होंने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम से। तो दयानंद सरस्वती जी के बहुत बड़े एडमायरर थे, उनके कल्चरल नेशनलिज्म में वो बिलीव करते थे। हर्बर्ट स्पेंसर का आपने नाम सुना होगा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी वाले। तो उनका ही एक स्टेटमेंट था, उनकी ही एक डिक्टम थी कि रेजिस्टेंस टू एग्रेशन इज़ नॉट सिंपली जस्टिफाइड बट एम्पेरेटिव। एग्रेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस करना सिर्फ जस्टिफाइड ही नहीं है, वो नेचुरल है। ठीक है। तो इंडिया हाउस और इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है, इंडियन हाउस में तो आपके स्टूडेंट्स होते थे लंदन में, जो इंडियन स्टूडेंट्स होते थे वो आपस में डिस्कशंस करते थे कि इंडिया की आज़ादी कैसे दिलाई जा सकती है। उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट या उसके एक मेंबर थे इंडिया हाउस के, वो थे वीर सावरकर जी। ठीक है। तो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी हैं वो लोकमान्य तिलक जो है उनके भी बहुत बड़े एडमायरर थे और उन्होंने सपोर्ट किया था एज ऑफ कंसेंट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी जो 1890s में। आपको याद होगा कि जब लोकमान्य तिलक ने बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई नहीं होती जो है हमारे हिंदुज़म के रूल्स में इंटरफेरेंस करने वाली। तो क्योंकि उसमें कुछ विमेन का रिलेटेड कुछ इशू था, एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 से बढ़ाकर 12 कर दी थी लड़कियों के केस में। तो वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है उन्होंने लोकमान्य तिलक को सपोर्ट के स्टैंस को सपोर्ट किया था। ठीक है। सो नाउ लेट अस दिस टॉपिक इन इंग्लिश। श्यामजी कृष्ण वर्मा। सो पीएम मोदी हैज़ recently paid tributes to Shyamji Krishna Verma on his Jayanti. Shyamji Krishna Verma was an Indian revolutionary journalist and a lawyer. He laid down the foundations of Indian Home Rule Society in London. He also established the India House, where Indian students used to discuss about the plans of actions regarding Indian nationalism as well as the uh, methods to gain independence from the British rule. He also started the Indian Sociologist named journal, and he expressed his nationalistic thoughts through this journal. He was an admirer of Dayanand Saraswati's cultural nationalism approach. He was also a proponent of Herbert Spencer's idea that resistance to aggression is not simply justified, but it is imperative, it is natural. Okay, so using this India House and Indian sociologist, he infused nationalism amongst the Indian students who were living at London at that in London at that time. He was also instrumental in infusing energy into such students, and he was also a key person who gathered such people who were having similar views, and one of the members of this India House was Veer Savarkar ji. Okay, so he was also an admirer of Lokmanya Tilak. He supported him during the age of consent bill controversy of 1890s. So he rejected the Congress party's stance of moderate politics, because at that time moderate politics was dominating Congress party. So he rejected that idea, and he supported Lokmanya Tilak during this period. Okay, so now let us see the next topic, which is Nobel Prize for Medicine. तो अमेरिकन साइंटिस्ट जो हैं डेविड जूलियस और आडम पाटापोन जो हैं, ये दो जो हैं इनको नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन जो है वो मिला है, क्योंकि इन्होंने रिसेप्टर्स की डिस्कवरी किया। जो हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर और टच से जो है वो एक्टिवेट होते हैं, वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्होंने उस पर रिसर्च किया है। तो कैसे रिसर्च किया इन्होंने उसमें? तो उन्होंने रिसर्च के टाइम पर चिली पेपर्स का, मिर्च जो है होती है उनका यूज़ किया, और स्पाइडर वेनम का यूज़ किया, और ये देखा कि जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो कौन से जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उससे पता लगा उन्हें कि कौन से जो रिसेप्टर्स हैं वो हीट और जो टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर और जो टच से जो है वो एक्टिवेट कौन से सेंसर्स होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो है देखा कि जो कैप्सिसिन जो है वो कंपाउंड होता है चिली पेपर्स में, जिसकी वजह से जो आपको मिर्च लगती है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जब वो बॉडी में जाता है तो
एक पर्टिकुलर रिसेप्टर TRPV1 नाम से है वो एक्टिवेट हुआ, तो उन्हें पता लगा कि इसका मतलब बर्निंग सेंसेशन जब बॉडी में होगी तो हमें कैसा पता लगेगा, ये TRP1 जो है V1 जो है ये हमारी बॉडी को ब्रेन तक मैसेज भेजता है कि अब जो है कोई ऐसा बर्निंग सेंसेशन वाला सब्सटेंस बॉडी में आया है। ऐसे ही कोल्ड के बारे में हमारी बॉडी को कैसे पता लगता है, कुछ ठंडा जब जाता है तो कैसे पता लगता है, तो TRPM8 नाम से रिसेप्टर जो है वो बताता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो उन्होंने इवन ये भी करके देखा कि क्या हम कुछ ऐसे जीन्स को अगर हम इनएक्टिवेट कर दें ताकि जो है बॉडी में सिग्नल जा ना पाए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो है रिसेप्टर्स को हम इनएक्टिवेट कर सकते हैं मैकेनिकली, ताकि जो है हमारी बॉडी जो है को ये बर्निंग सेंसेशन या टेम्परेचर या टच का जो है वो पता ना लग पाए, ठीक है। So now let us see this topic in English. Nobel Prize for Medicine. So American scientists David Julius and Adam Patapoutian has won 2021 Nobel Prize for Physiology or Medicine for the discoveries of receptors for temperature and touch, and they used the compounds in chili peppers and spider venom to understand the body's to understand the mechanism of body as to how it senses heat and chemical irritants. So when they were discovering this, when they were researching this, they used this chili pepper and the capsaicin. Capsaicin is a chemical compound which causes burning sensation. Because of this capsaicin, you feel burning sensation in your mouth. Okay, so they identified that whenever there is burning sensation, this particular receptor namely TRPV1 gets activated. Similarly, whenever how you feel that something cold is in your mouth or in your body, this TRPM8 receptor gets activated. So they even tried to inactivate these receptors and see if we control them through the genes, would it be feasible to control the activity of these two receptors. So they were doing research in all these receptors, and they have received Nobel Prize for Medicine in this particular field. Okay, so now let us see the next topic, which is Trincomalee Harbor. तो जो हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा के टाइम पर जो श्रीलंका में बनाई गई थी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी त्रिनकोमली में, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया है। तो वहाँ पर उन्होंने क्यों विज़िट किया है, क्योंकि वहाँ पर जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक सब्सिडरी कंपनी लंका IOC जो है वो वहाँ पर काम कर रही है, और उनके पास 99 टैंक्स की लीजिंग राइट्स हैं 35 साल के लिए। एनुअली उनको जो है $1 लाख श्रीलंकन गवर्नमेंट को पे करती है IOC वहाँ पर अपनी ऑयल को स्टोरेज के लिए, ठीक है। अब लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पर चाइना कुछ पुश करता है पीछे से ट्रेड यूनियंस को, तो ट्रेड यूनियंस वहाँ पर कह रही हैं कि इंडियन ऑयल से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट या आप लीज को कैंसिल करके ये वापस जो है आप गवर्नमेंट की जो कंपनी है सेलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन उसको आप वापस दे दो, स्टेट फ्यूल एंटिटी को वापस दे दो, इंडियन ऑयल को नहीं देना है, ठीक है। तो अभी जो है 1/3 जो शेयर है श्रीलंकन गवर्नमेंट एंटिटी का IOC जो है उसको इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट एंटिटी है पेट्रोलियम स्टोरेज लिमिटेड उसका भी एक 1/3 शेयर मिला हुआ है इस एग्रीमेंट के तहत। तो जो ट्रेड यूनियंस हैं वो ये भी कह रही हैं कि इस शेयर को भी जो है वो वापस ले लेना चाहिए, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को जो आपने शेयर दिए वो जो है वो सही नहीं है, इसको भी वापस लेना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो है अगर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पर जा रहे हैं तो एक मैसेजिंग दी जा रही है श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि ये यूनिलैटरल एक्शन जो है वो इंडिया अप्रिशिएट नहीं करेगा। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, Trincomalee Harbor. So Indian Foreign Secretary Harshvardhan Shringla ji has visited this Trincomalee Harbor, which is a Second World War era oil storage facility. If it was built by the British during the Second World War, it is one of the deepest natural harbors. In 2003, Indian Oil Corporation's subsidiary company Lanka IOC has got the leasing rights of 99 tanks in this area for a period of 35 years, and this IOC pays $1 lakh to the Sri Lankan government for this particular leasing, and because of some
external forces like from the Chinese government. The trade unions in Sri Lanka are pushing that the government of Sri Lanka should take back these leasing rights from Indian Oil Corporation, and according to this agreement, the Indian Oil Corporation also got 1/3 of shares in Petroleum Storage Limited, which is a Sri Lankan government entity. The trade unions are also demanding that this shares must also be withdrawn from Indian Oil Corporation. Okay, so now let us the next topic, which is Swachh Bharat Mission Gramin. तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, कुछ इनिशिएटिव्स कंडक्ट किए हैं एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. तो वो इनिशिएटिव्स देखते हैं. स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान. तो इसके अंदर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और 1 मिलियन सोक पिट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं. रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट्स की जा रही है. ODF सस्टेनेबिलिटी के बारे में देखा जा रहा है. 100 डेज़ का ये प्रोग्राम है. 25 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ है. दूसरा है सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा. तो इसमें ऐसे रथ यात्रा निकाली जा रही है ताकि मास अवेयरनेस क्रिएट की जा सके स्टेट्स में, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्वच्छता के लिए. ठीक है. फिर स्वच्छता ही सेवा 2021. इसके अंदर 60 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और 1.5 लाख श्रमदान एक्टिविटीज़ की हैं ताकि स्वच्छता के लिए जो है कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जा सके. फिर स्वच्छता संवाद डिस्कशंस, वर्चुअल डिस्कशंस की जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कलेक्टर्स लेवल पर, सरपंच लेवल पर भी, और जो है BDO जो होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब लोकल लेवल पर ये सैनिटेशन को इसके रिलेटेड जो है कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है. ठीक है. तो स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है कि क्लीनिंग अप द स्ट्रीट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको सफाई करना, ये इसके लिए बनाया गया था. 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और टारगेट ये था कि ODF जो है हम अचीव कर लें बाय द ईयर 2019, जब 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी की होगी तब हम अचीव कर लें. तो इंडिया ने ऑफ कोर्स अचीव कर लिया इसको. ओपन डेफिकेशन फ्री हम हो चुके हैं, और इसमें हाउस होल्ड टॉयलेट्स और कम्युनिटी ओन टॉयलेट्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं. ठीक है. तो जो ग्रामीण वाला एलिमेंट है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और जो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन है वो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है. ठीक है. तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका सेकंड फेज़ अब लॉन्च हो गया, जो कि 2020 से 21, 2024 से 25 के बीच में चलेगा. ठीक है. तो इसका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का मिला के 52,000 के आसपास, करोड़ के आसपास बनता है. अब इसमें ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करना है. तो ये हमारा टारगेट है इसमें. ठीक है. इसमें हम मनरेगा को भी हम कन्वर्ज कर रहे हैं ताकि जो उसके अंदर हम कम्युनिटी एसेट्स बना सकें, और जल जीवन मिशन को भी ये कॉम्प्लीमेंट करने वाला है. ठीक है. इसके अंदर 12,000 रुपये का हाउस होल्ड इंसेंटिव अभी भी दिया जाएगा उन टॉयलेट्स, उन हाउस होल्ड्स को कवर करने के लिए जहाँ पर अभी भी टॉयलेट्स जो है वो नहीं बन पाए हैं. ठीक है. या फिर जहाँ जो अभी भी कम्युनिटी टॉयलेट्स पे जो हैं बेस्ड हैं, या फिर वो उन पर डिपेंडेंट है, लेकिन अब विद चेंज इन टाइम पॉसिबिलिटी है कि उनके घर पे टॉयलेट बनाए जा सकते हैं. ठीक है. अब फंडिंग नॉर्म्स भी चेंज किए गए हैं इसके लिए, जैसे कि अब इसमें दिखाया गया है कि कम्युनिटी जो टॉयलेट्स बनाए जाते हैं उसके लिए पहले 2 लाख मिलते थे, अब 3 लाख रुपए पर कॉम्प्लेक्स जो है वो मिलेंगे कम्युनिटी ओन्ड टॉयलेट बनाने के लिए. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. So Department of Drinking Water and Sanitation under the Ministry of Jal Shakti has conducted some initiatives under this Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2. Under the first initiative, Sthayitva Evam Sujalam Abhiyan, the focus was on liquid waste. The focus is on liquid waste management, and it's a program for 100 days under which 1 million soak pits will be constructed, toilets will be retrofitted, and ODF sustainability will be ensured. The second one is Satyagrah se Swachhagrah Rath Yatra, under which several raths have been launched, which will travel across the state from the village level or district level to the state or UT capital level, and this journey will create mass awareness on Swachhata. The third initiative is about Swachhata Hi Seva 2021, under which 60 lakh people have participated, and they have contributed in
almost 1.5 lakh Shramdan activities so as to promote community mobilization towards sanitation. Under Swachhata Samvads, virtual discussions have been held, and it is being held even now, where Sarpanch or district level officers or even village level officers participate in virtual discussions regarding how India can achieve or sanitation at local level. So Swachh Bharat Mission, you know about that. It was launched in 2015 to eliminate open defecation by constructing household and community-owned toilets. The objective was to clean up the streets, roads, infrastructure of cities, towns, urban and rural areas. The mission was to achieve open defecation free status at the country level on the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. We have achieved this. This Grameen phase of Swachh Bharat mission is under the Ministry of Jal Shakti, and the urban phase is under the Ministry of Housing and Urban Affairs. So the second phase has started now. It will function between 2020-21 and 2024-25. This will focus on ODF plus strategy, which is about solid and liquid waste management. The ODF plus program will converge with Manrega so that community assets will be created under this scheme so as to serve this mission. This mission will also complement the newly launched Jal Jeevan mission because they have similar objectives with respect to mandatory elements of solid and liquid waste management. The provision for 12,000 rupees incentives for per household toilet construction is still valid for those who have not yet constructed the toilets. The funding norms have been increased, they have been changed. The construction of community toilets will now be able to get 3 lakh rupees per complex as against 2 lakh rupees, which was a component in the first phase. So the amount has been increased to 3 lakhs now. Okay, so now let us see the next topic, which is gaming disorder. तो गेमिंग एडिक्शन जो है वो बहुत ग्रो हुआ है पैंडेमिक के टाइम पर. बहुत ज़्यादा लोगों ने इंक्रीज्ड इंटरनेट डिवाइसेस का यूज़ किया है, तो गेमिंग डिसऑर्डर जो है वो एक तरह से एक एडिक्शन जो है वो सामने आया है हमारी सोसाइटी के. ठीक है, तो अब ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन कह रहा है कि 15,500 करोड़ रुपए की जो है ये इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री, जो 2023 तक 15,500 करोड़ की हो जाएगी. और इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड साउथ कोरिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स जो है इंडिया में ही है. ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज देता है, तो उन्होंने 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर को एक मेंटल हेल्थ कंडीशन का जो है वो कैटेगरी में डाल दिया है. ठीक है, चाइना ने भी कुछ ना कुछ जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हैं, अभी लास्ट मंथ हमने देखा था इसके बारे में भी. तो अब इंडिया को भी ऐसा कुछ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो हम हमारे केस में कंटेक्स्ट में डिफरेंट है क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं. तो इंडिया में ऐसा करने की कोशिश हुई थी. साउथ की कुछ स्टेट्स ने एक ऑनलाइन गेम्स को बैन किया था, लेकिन अभी जैसे केरला हाई कोर्ट है, उन्होंने उस बैन को हटा दिया और बोला कि आपने गैम्बलिंग सोच के इन गेम्स को बैन किया है, जबकि ये गेम जो है वो स्किल बेस्ड गेम्स हैं, कोई चांस बेस्ड गेम नहीं है, तो आप इसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ क्या होता है, WHO जो है वो क्लासीफाई करता है कि कौन सी डिसीज़ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक डिसीज़ है. उसके बेसिस पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो डायग्नोस करते हैं कंडीशंस को. ठीक है, तो कंट्रीज़ जो है इसी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ की जो है उसी के बेसिस पर जो है वो अपनी पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करता है. तो 1948 से जो है ये WHO का काम है कि वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस करे, और इस लिस्ट को बार बार रिवाइज किया जाता है पीरियोडिकली. अभी 10th रिवीजन चल रही है, उसके अंदर जो है अब देखते हैं कि आगे कौन कौन सी और न्यू डिसीजेज आने वाली है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. गेमिंग डिसऑर्डर. सो दिस गेमिंग एडिक्शन हैज बिकम अ मेजर डिसऑर्डर विच इज प्लेगिंग द प्रोग्रेस ऑफ आवर सोसाइटी ड्यूरिंग दिस pandemic period. So as per All India Gaming Federation, India's online gaming industry is poised to reach 15,500 crore by the year 2023. India has second largest number of gamers after South Korea. The problem has exacerbated to such a level that World Health Organization has categorized gaming disorder as a mental health condition in 2018. Even China has initiated some strict measures to control this gaming addiction. Southern states in India tried to ban this rummy, poker or even fantasy sports, but Kerala High Court has ruled that these states cannot ban them because these games are not gambling, or these games are not
played on the basis of chance, but these games are of skill. So the state cannot ban these games on the pretext of them being a gambling game. So about this international classification of diseases, so it is basically a repository of diseases which the WHO mentions, and the medical practitioners throughout the world use this international classification of diseases to diagnose conditions, and researchers also use this criteria to categorize conditions and research upon them. Governments throughout the world, they also take into account this international classification of diseases so as to devise their public health strategies. So since 1948, WHO is is keeping up a list of this international classification of diseases, and it revises it periodically, and currently we are in the 10th phase of this revision of ICDs. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.